डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था और इस चैप्टर का जो बेसिक था, परिचय था, वो हमने सीख लिया था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट को आप ध्यान से देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी हमें बताना है कि उस दिन में कितने खिलौने बने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, 4 का जो एग्जाम्पल 1 है उसका सेकंड पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार दोबारा सुनिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, माना निर्मित खिलौनों की संख्या, क्या मान लिया, माना निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन जो खिलौने बने होंगे उसको हमने x मान लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अगर एक दिन में x बनता है खिलौना, तो जो उनकी लागत है वो 55 में से x को माइनस करने से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी। इसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत है वो 55 में से, यानी 55 में से खिलौनों की संख्या को माइनस करने से प्राप्त होती है। तो ऐसे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये लागत है रुपीज में। ठीक है, तो यह रुपए भी आप लिख सकते हैं, रुपए, इतने रुपए है लागत। तो अब क्या कहता है, हम जानना चाहेंगे कि लास्ट में लिखा है, देखिए कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। ये कहता है कि किसी एक दिन में कुल लागत कितनी है, 750 रुपीज़ है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, जिस दिन की कुल लागत 750 रुपये हुई है, उस दिन के जो खिलौने बने हैं वो कितने बने हैं, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालते, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो प्रश्नानुसार लिखो आप, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए खिलौनों की संख्या क्या है, पहले शॉर्ट में आप देख लो। खिलौने की जो संख्या है वो डियर स्टूडेंट हमने x मानी है, और खिलौनों की लागत कितनी है, यानी एक खिलौने की लागत मान सकते हैं। एक खिलौने की जो लागत है, यानी मूल्य मान सकते हैं आप, मूल्य, लागत को मूल्य बोलेंगे, वो कितना है, 55 माइनस x रुपये है, ये रुपीज में। ठीक है, रुपये है। तो कुल लागत कितनी होगी, देखिए कुल लागत कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ पर समझ लो कुल लागत कैसे होगी। देखिए कुल लागत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x गुणा में 55 माइनस x करना पड़ेगा। क्यों किया मैंने, देखिए खिलौनों की संख्या अगर x है, मान लिया मैंने कि एक दिन में कितने बने, x खिलौने बनी है। ठीक है, x खिलौने मान लिए मैंने,
ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन में मान लिया 5 खिलौने बने हैं, ठीक है, और उनकी जो लागत है वो एक खिलौने की लागत मान लिया 20 रुपए है। तो कुल कितनी होगी, यानी कुल लागत कितनी होगी। देखिए कुल लागत कैसे निकालोगे आप, कुल लागत निकालने के लिए आपको 5 गुणा में 20 करना पड़ेगा, तो 20 पंजे 100 रुपए कुल लागत होगी। यानी जो संख्या है 5 खिलौने बने हैं और एक की लागत 20 रुपए है, तो कुल कितना होगा, कुल लागत कितनी होगी, संख्या को और जो उनकी लागत है उनको हम इंटू करके निकालते हैं। ये 5 संख्या थी, 20 लागत थी, तो 20 पंजे 100 हो गया, यानी कुल लागत कितनी आ गई, 100 रुपए आ गई। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। देखिए ये हमने संख्या मानी खिलौनों की x और एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस में x, तो कुल लागत कैसे निकालेंगे, x इंटू में 55 माइनस में x, यानी जो संख्या है और जो लागत है इनको आपस में इंटू किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए एक खिलौने की जो मतलब खिलौनों की जो संख्या है वो x मान ली मैंने, और एक की लागत कितनी है 55 माइनस में x है, ठीक है, और कुल लागत ये हमारे पास क्या निकली है, कुल लागत निकली है, और कुल लागत की वैल्यू कितनी दे रखी है 750 रुपये, 750 रुपीज। ये इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है, और यहाँ से द्विघात समीकरण आपको निकालनी है। तो देखिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण को निकालना है और फिर इसको हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करा दो, तो 55 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है, 55 इंटू में x हो जाएगा, फिर माइनस सेम रहेगा, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा, और 750 को एज इट इज रख लो, ठीक है। अब इसको मानक रूप में लिखते हैं, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का 55x लिखेंगे, ठीक है, और ये नंबर इधर आएगा तो माइनस में 750 इक्वल टू 0, इक्वल में 0 रखना होता है मानक रूप के हिसाब से। अब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो मैंने क्या समझाया है कि इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, ठीक है, ये इसके सिंबल उल्टे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का बना दो, प्लस का नंबर माइनस का बना दो, और माइनस के नंबर को प्लस का बना दो, तो ये द्विघात समीकरण निकल गई आपकी, ठीक है। क्वेश्चन में केवल द्विघात समीकरण के लिए इसने बोला था कि द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो द्विघात समीकरण बनाने के लिए नहीं आएगा, वहां पर हल करने के लिए आएगा डायरेक्ट, तो मैं आपको हल करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि हमने सीख रखी है पहले, उससे हम इसको हल करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका सबसे पहले गुणा करती है, तो 1 इंटू 750, तो कितना होगा 750 होगा। अब देखिए 750 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने होते हैं जिनको जोड़ करके 55 मिलना चाहिए और इनटू करके 750 मिलना चाहिए, ऐसे टू फैक्टर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, 750 का पहले एलसीएम निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, तो 2 से कट करो, 2 3 6, कितना बचेगा 1, 2 7 14, फिर यहाँ से 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब जाएगा किससे, 2 से नहीं होगा, अब जाएगा 3 से, तो देखिए 3 से कैसे होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कितना बचेगा 1, तो 3 पंजे 15। अब किससे होगा, अब भी ये 3 से होगा, हाँ 3 चौक 12 नहीं, अब ये 5 से होगा। देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, कितना बचेगा 2, तो पंजे पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 से जाएगा तो पंजे पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये ऐसे फैक्टर आपके पास आ चुके हैं सब, तो इन सभी फैक्टर में से आपको केवल 2 फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए जिनको ऐड करके तो 55 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके 750 मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6, और ये कितना होगा 5 5 जा 25, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, ये हमें ऐड करके चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और पंजे पंजे 25 हो जाएगा। इनको जोड़ लो तो कितना आएगा, जोड़ के चाहिए हमें 55, तो कितना होगा ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो देखिए ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने हैं। देखिए
30 में अगर 25 हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 55 यानी 55 मिल जाएगा। और ऐसे दो फैक्टर हमें चाहिए थे इसके कि जिनको जोड़ करके हमें 55 मिल जाए, तो वो 30 और 25 है। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया था कि 25 गुणा में अगर 30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, 25 इंटू में 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 750, गुणा करके आप देख लेना वही आएगा क्योंकि इसी के फैक्टर है ये। और 25 प्लस में 30 करोगे तो आपको मिलेगा 55। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर सेम 55 को हम क्या लिखेंगे 25 प्लस में 30 और इंटू में x प्लस में 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को सेम रखो, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई, पहले माइनस का 25 हो जाएगा, साथ ही एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स का 30 से गुणा करो 30x प्लस में 750 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जोड़े बना करके कॉमन लेना है। ठीक है, इन दो का एक पेयर बन जाएगा और इन दो का एक पेयर बन जाएगा। तो इस पेयर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों में सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यानी यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा 25। ठीक है, अब जो फैक्टर आपने यहाँ निकाला है ब्रैकेट के अंदर, वही फैक्टर आपको थोड़ा दूरी पे रखना है, सेम बिल्कुल। x माइनस में 25 आपने यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस को सेम लिखना है। अब देखना है कि इन दोनों नंबर में से क्या नंबर आएगा कॉमन। तो अभी हमने क्या देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 5। ठीक है, देखिए अगर आपको 30x प्लस में 750 में से अगर कॉमन चाहिए तो थोड़ा से इस नंबर को आप ये लिख सकते हैं, इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको इस नंबर के फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली अंदर चेक करो। अगर इस 30 को बाहर में निकालता हूँ कॉमन और दोबारा 30 की इंटू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 30x मिल जाएगा। यानी इन दोनों नंबर में देखिए आप, ये देखिए 30x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 गुणा में x, और जो ये 750 है ना, इस 750 के फैक्टर देखिए यहाँ पर निकाल रखे थे हमने कि 30 गुणा में 25 है। अब देखिए यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो इसका मतलब है कि इस नंबर से क्या कॉमन आएगा, 30 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर 30 था तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर इस 30 का हम इंटू करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा पूरा। देखिए कैसे मिलेगा, माइनस 30 का x में तो माइनस 30x होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 30 गुणा में 25 कितना होता है 750 होता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर सेम है, इसको कॉमन निकाल लो, x माइनस में 25 बाहर, इसको एक ही बार लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, जो बीच में नंबर है उसको लिखेंगे, x माइनस में 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब देखिए ध्यान से, एक बार आपको क्या करना है, x माइनस में 25 को 0 के इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल आपको पुट करना है ऐसे, फिर लाइन खींच करके एक बार आपको x माइनस में 30 बराबर 0 के इक्वल पुट कर लेना है। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए माइनस का नंबर उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, और माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, x की दोनों वैल्यू बिल्कुल राइट आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते पहले। अब हमसे क्या पूछा था इसने, पहले वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसी एक दिन में कुल लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। खिलौनों की संख्या पूछ रहा है और खिलौनों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः खिलौनों की संख्या, खिलौनों की जो संख्या है वो डियर स्टूडेंट क्या होगी, x माना था, x की वैल्यू 25 भी आ रही है और 30 भी आ रही है, या तो 25 होगी या तो 30 होगी, दोनों वैल्यू इसकी राइट है। प्लस में आ रही है दोनों वैल्यू,
तो दोनों वैल्यू बिल्कुल राइट है। ठीक है, खिलौनों की संख्या या तो उस दिन की 25 होगी या 30 होगी। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लेना ऐसे, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिख देना, आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसको पहले आप नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए ऐसे आपको लिखना है, इसको पहले सही से नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, देखिए जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपके पास कुछ समीकरण दे रखी है, आपको चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते, देखिए एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, नई बुक में आप देख ले, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, और इसके बाद 2x-3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर देखिए कि घात 2 लगी है तो द्विघात समीकरण तो नहीं हो सकता ऐसे। जब तक ये मानक रूप में नहीं आएगा और x के ऊपर 2 पावर नहीं आएगी, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने लिख दिया सॉल्यूशन या हल। ठीक है, देखिए ठीक है, सबसे पहले आपने लिख लिया सॉल्यूशन या हल। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो x-2 का होल स्क्वायर बना हुआ है। आपको फॉर्मूला क्या पता है कि अगर कभी भी इस रूप का कोई सवाल होता है a-b के होल स्क्वायर की फॉर्म का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। तो a की वैल्यू a स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab। a कितना है x, b कितना है 2, और प्लस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा है 2x माइनस में 3। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4x, और प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस में 3। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखनी होती है मानक रूप के हिसाब से, फिर x वाली टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म जो है, अचर पद जो है उसे लास्ट में लिखना होगा। ठीक है, नंबर को लास्ट में। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, तो माइनस का 4x हो गया, फिर इस 2x को इधर लाओ तो माइनस का 2x हो गया। अब आपको लिखने हैं कांस्टेंट। ठीक है, नंबर लिखने हैं आपको, तो नंबर क्या है 4 नंबर हो गया, इसके बाद प्लस 1 हो गया, और ये नंबर इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम, 4x माइनस 2x कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 4 2 कितना होगा 6x। ठीक है, 4 1 5, 5 और 3 कितना होगा 8, इक्वल टू 0। तो आपने इक्वेशन क्या बना ली, आपने इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण इस रूप की है तो द्विघात समीकरण होती है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 होगा, एक्स का गुणांक वहाँ पर b है, यहाँ पर 6 होगा, और जो c की वैल्यू यहाँ पर 8 होगी, और इसकी x की पावर देखो आप 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। मानक रूप में लाने के बाद अब आप कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो आपको लिखना है कि चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात जो वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। क्योंकि चर की अधिकतम घात यानी पावर 2 है, इसीलिए हम कह सकते, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से, चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ऐसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है,
मानक रूप में लाना है, पावर को देखना है कि पावर कितनी आ रही है। अगर 2 पावर वाला इक्वेशन होगा तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर ले पहले। अब इसका सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। फॉर्मूले आपको बिल्कुल साथ में लिखने हैं। ठीक है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट को आप ध्यान से देखिए। x प्लस 1, क्वेश्चन क्या लिखा है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8, उसके बाद इक्वल टू x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर और x माइनस में 2 है। ठीक है, इस समीकरण को चेक करके बताना है आपको कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे यानी हल। देखिए x का मल्टीप्लाई कराओ पहले ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर, x का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो x, 8 एज इट इज है। फिर देखिए यहाँ पर आप चाहो तो इंटू करा दो, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दो, चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, इसको a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए अगर कभी भी ऐसे लिखा है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है फॉर्मूले में, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x प्लस में 8 बच जाएगा और यहाँ पर कितना है, माइनस सेम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू प्लस 8 सेम है, इस माइनस 4 को इधर लाओ तो प्लस 4 बना दो, इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 है। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 8 4 कितना हुआ, 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यह समीकरण अगर आप देखो इस रूप में नहीं आया है, इस रूप में समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म आपके पास नहीं है, x वाली टर्म है, c की वैल्यू है, यानी इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 नहीं आ रही है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको यहाँ पर यही बात लिखनी है कि चूँकि सिंस, ठीक है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, पावर यहाँ पर 1 पावर है। देखिए तो चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखा मैंने, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात अगर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, और जिस भी समीकरण की पावर 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 नहीं थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे। अब इसका थर्ड पार्ट को आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट देखिए आप क्या कहता है। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ, x इंटू 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे बताओगे, देखिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, x का मल्टीप्लाई कराओ अंदर, पहले x का 2x में करो तो 2 सेम रहेगा, x इंटू एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का 3 से मल्टीप्लाई तो 3x। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस में 1। इसके बाद क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको एक तरफ करते हैं आप, तो 2x स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर इधर लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x, और ये 1 भी इधर लाओ तो माइनस का 1,
और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0 मान लो इधर। अब देखिए 2x² में से माइनस करना है 1x², तो कितना बचेगा 1x² यानी x² खाली, प्लस में क्या चल रहा है 3x, माइनस में 1 = 0। अब डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये समीकरण इस फॉर्म में आ चुकी है मानक रूप में, ax² bx + c = 0। इस रूप का समीकरण है। देखिए ध्यान से, x² वाला टर्म ये रहा, x वाला टर्म ये रहा, -1 की यानी c की वैल्यू -1 हो गया और इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, और जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, इसका मतलब यह है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप समझ गए कि द्विघात समीकरण कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, कितनी है 2 है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी कि द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 आती है और जो ax² bx + c की फॉर्म में लिखा होता है उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले आप। अब एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट को ध्यान से देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि चेक करो, जांच करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, x + 2 का होल क्यूब = x³ माइनस में 4। देखिए x + 2 का होल क्यूब = x³ माइनस में 4, इस तरह का कोई समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर किस फॉर्म में लिखा गया है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये 3 पावर है यानी क्यूब है ऊपर लगा हुआ है, यानी a + b का होल क्यूब। कौन सी फॉर्म बनी हुई है, a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। ठीक है, 9th में था ये। देखिए तो a को मान लो आप x, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या x यानी x का क्यूब होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ अगर a है तो यहाँ a का क्यूब होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ x का क्यूब होगा। अब यहाँ पर b होता है तो b का क्यूब, यहाँ पर b कितना है 2 का क्यूब। फिर देखिए फॉर्मूले में क्या आता है, फिर फॉर्मूले में 3ab आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लो, a की वैल्यू x हो गया, b की वैल्यू 2 हो गया, फिर ब्रैकेट में a + b यानी जो सेम ब्रैकेट यहाँ लिखा होता है वही यहाँ पर आता है, तो ये सेम ब्रैकेट a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इक्वल में क्या चल रहा है, x³ माइनस में 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर कितना होगा x³ 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 2 जा 6x और x प्लस में 2 = x³ माइनस में 4। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, इधर x³ है इधर x³ है, प्लस के दोनों तो कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा, इधर 8 बचेगा और 6x का मल्टीप्लाई कराओ ब्रैकेट से, तो 6 इंटू में x² x का x में x² और 6 2 जा 12x साथ में रहेगा = यहाँ पर -4 है तो -4 इधर आएगा तो +4 बन जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0। अब इसको मानने के रूप में लिख लो, पहले सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म 6x² प्लस में 12x। अब नंबर देखिए 8 और 4 प्लस की संख्या है, इनको ऐड कर लो, प्लस कर दो, तो 8 और 4 कितना होगा 12 हो जाएगा = 0। तो ये द्विघात समीकरण होगी आपकी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा इसको और सॉल्व करना है तो देखिए पूरी समीकरण 6 से भाग हो रही है,
या तो आप क्या करो, यहाँ पर भी अगर आप लिख लो कि यह द्विघात समीकरण है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, अगर पूरी इक्वेशन किसी भी एक संख्या से अगर भाग हो जाती है तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी संख्याओं में से 6 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 2x हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इंटू का 6 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा नीचे, तो 0 बन जाएगा। तो देयरफॉर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण थी और ये भी द्विघात समीकरण थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आपने समझ लिया है, अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हमने सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल 2 और 1 आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसको आप सही से नोट करेंगे और रिपीट करेंगे। इसके बाद हम 4.1 को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में आपने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को सीखा है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में सही से नोट करना है और रिपीट करना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।